दुल्हन रुखसार ने ही दूल्हे अनीस को उतरवाया मौत के घाट। महज 7 दिन पहले उठी थी डोली, उसके बाद प्रेमी रिंकू कनौजिया से माथे में मरवाई गोली। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के बस्ती के बेदीपुर गांव से एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। और अब इस केस में जो खुलासे हुए हैं वो तो आपके पूरी तरीके से होश उड़ा कर रख देंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल ये कैसा जमाना आ चुका है जहां पर आपके अपने ही आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला बेदीपुर से निकल कर आया है। ये कहानी अनीस की है। अनीस एक सीधा साधा लड़का जो मुंबई में रहकर काम करता था। वो अभी सिर्फ 20 दिन पहले ही वापस बस्ती आया था अपने गांव अपनी शादी के लिए। जी हाँ, वो बड़ा खुश था कि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था, उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसकी धर्म पत्नी, उसी की दुल्हन उसे मौत के घाट उतरवा देगी, वो भी महज शादी के 7 दिन बाद। जी हाँ, अनीस की धर्मपत्नी रुखसार ने अपने पूर्व प्रेमी रिंकू कनौजिया के साथ मिलकर अनीस को मौत के घाट उतरवा दिया। वो भी सीधे माथे में गोली लगवाई। सामने खड़े होकर माथे से तमंचा मिला के गोली मारी गई अनीस के, और अनीस उसी वक्त सड़क पर गिर गया। जी हाँ, अनीस आधा घंटे तक जिंदा भी था, उसके सर से खून निकलता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी मौत हुई। वहां के गली मोहल्ले के लोगों को यह पता भी नहीं चल पाया था कि अनीस वहां पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर अंधेरा ही इतना ज्यादा था। अचानक से वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने अनीस को वहां पर पड़े हुए देखा तो उसे लगा कि कोई ऐसे ही शराबी पड़ा होगा, ऐसे ही कोई नशेड़ी होगा। लेकिन जब उसने फोन की टॉर्च जलाकर देखा तो अनीस के माथे से लगातार खून बह रहा था। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद वहां पर पुलिस भी आई और आसपास के लोग भी आए। फिर उसके बाद अनीस को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि रुखसार ने आखिर अनीस को मौत के घाट क्यों उतरवाया और कैसे उतरवाया। अनीस अपनी मौत को सामने से आते हुए क्यों नहीं देख पाया, जबकि अनीस की मौत अनीस के सामने ही खड़ी थी। उससे पहले भी 3 बार ऐसे एग्जाम्पल्स मिले थे अनीस के घर वालों को और अनीस को, जो साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अनीस की जान खतरे में है। अनीस के घर वालों ने उससे पहले ही कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। उसकी मौत का आखिर इन सब ने और खुद अनीस ने इंतजार क्यों किया। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 13 नवंबर से। 13 नवंबर को अनीस की शादी थी। अनीस खुशी खुशी मुंबई से बस्ती आया था शादी करने के लिए। अनीस की शादी रुखसार से तय हुई थी। रुखसार भी शादी के लिए मान गई थी, लेकिन रुखसार का जो प्रेम प्रसंग था, जो रुखसार का पूर्व प्रेमी था, उसका नाम रिंकू कनौजिया है। जी हाँ, रिंकू कनौजिया और रुखसार का काफी सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरअसल रुखसार के ननिहाल का रहने वाला था रिंकू कनौजिया, और सभी को, जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, उन्हें इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता था। लेकिन रुखसार के घर वाले इस प्रेम प्रसंग से बहुत ज्यादा नाराज थे। वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि इन दोनों के धर्म अलग अलग थे, इन दोनों की जातियां अलग अलग थीं। पूरी तरीके से रिंकू कनौजिया के घर वाले भी और रुखसार के घर वाले भी बिल्कुल भी राजी नहीं थे। और फिर उसके बाद जबरदस्ती रुखसार का रिश्ता अनीस से तय कर दिया जाता है, जिसके बाद रुखसार भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। वो चाहे दबाव में आके माने या फिर कैसे भी, वो कबूल है कबूल है कबूल है बोल देती है। लेकिन उसके दिल में, उसके अंदर एक खूनी स्क्रिप्ट चल रही होती है, जो अपने मन में उसने लिख ली होती है। उसने अपने दिमाग में अनीस के पूरे खून की स्क्रिप्ट लिख डाली होती है। किसी को अंदाजा तक नहीं होता है कि रुखसार और उसका प्रेमी रिंकू कनौजिया इतनी ज्यादा भयंकर, इतनी ज्यादा खतरनाक स्क्रिप्ट अपने दिमाग के अंदर बना रहे हैं, वो भी एक भोले भाले लड़के अनीस के खिलाफ, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने रुखसार से शादी कर ली। जी हाँ, जिस वक्त रुखसार का और अनीस का निकाह हुआ, उसके बाद जब दुल्हन को लेके अनीस निकलता है और अनीस की गाड़ी रास्ते में होती है, ड्राइवर अनीस को और अनीस की दुल्हन को लेकर गाड़ी के अंदर जा रहा होता है, तभी पीछे से एक बाइक सवार आता है, जो अनीस की गाड़ी के तरफ को इशारा करता है। अनीस के ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोको, लेकिन अनीस की गाड़ी का जो ड्राइवर होता है मजहर, वो बिल्कुल इनकार कर देता है, एक तरीके से नजरअंदाज कर देता है उस बाइक वाले को। उसको लगता है कि ओवरटेक हुआ होगा, जिसकी वजह से इस बाइक वाले को थोड़ा गुस्सा आया होगा, तो फिर इसकी वजह से ही ऐसे इशारा कर रहा है। वो उसे नजरअंदाज करके नॉर्मली आगे चलने लगता है। लेकिन जब वो आगे चलता है तो फिर से वो बाइक सवार अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर वापस गाड़ी के पास आता है और फिर दोबारा से उस ड्राइवर की तरफ
तरफ इशारा करता है। फिर से वो ड्राइवर उस बाइक सवार को नजरअंदाज कर देता है और चलने लगता है। लेकिन जब वो तीसरी बार बाइक वाला आता है उस ड्राइवर के सामने और उसे तीसरी बार इशारा करता है तो पीछे से एक और गाड़ी चल रही होती है जिसमें अनीस के फादर बैठे होते हैं। जी, अनीस के पिता शमशुद्दीन उस गाड़ी में बैठे होते हैं और वो उस बाइक सवार को देख लेते हैं। जिसके बाद अनीस के पिता अनीस की गाड़ी के ड्राइवर को यानी कि मजहर को फोन करते हैं और कहते हैं कि किसी भी हाल में गाड़ी रोकना मत, अगर कुछ भी हो जाए लेकिन तुम गाड़ी रोकना मत, तुम सीधे घर गाड़ी लगाओ और जितनी हो सके उतनी तेज भगाओ। उसके बाद मजहर गाड़ी भगाना शुरू कर देता है और फिर गाड़ी इतनी तेज भागती है कि वो बाइक सवार बिल्कुल पीछे छूट जाता है। जिसके बाद बारात घर आ जाती है और सारी रस्में पूरी होती हैं। सब कुछ पूरी खुशी खुशी होता है, धूम धड़ाके से सारी रस्में होती हैं, हंसी मजाक होता है, खुशियों भरा माहौल होता है, दुल्हन घर आई होती है और पटाखे खूब तेजी से चलते हैं। मतलब एक तरीके से पूरा खुशियों भरा माहौल वहां पर होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर उसके अगले दिन वलीमा होता है। जी हाँ, अनीस का वलीमा होता है। वलीमे वाले दिन अनीस के भाई के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। जिसका फोन आता है वो अनीस के भाई से कहता है कि अनीस का नंबर मुझे मिल सकता है क्या? अनीस का भाई पूछता है क्यों भाई, क्यों नंबर चाहिए तुम्हें? जिसके बाद वो अननोन शख्स अनीस के भाई से कहता है कि दिल्ली में एक अच्छी नौकरी है, वो अनीस के लिए बहुत सही नौकरी है, इसलिए मैं उसे वो नौकरी बताना चाहता हूँ। अनीस का भाई इस शख्स से पूछता है कि जब तुम अनीस की इतनी फिक्र करते हो, तुम अनीस को जॉब दिलाना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे पास अनीस का नंबर भी होना चाहिए। इसके बाद वो शख्स कहता है कि मेरा फोन टूट गया था जिसकी वजह से नंबर निकल गया। इस पर अनीस का भाई कहता है कि अगर नंबर निकल गया तो निकल गया, अब तुम्हें अनीस का नंबर नहीं मिलेगा। जिसके बाद ये शख्स धमकी देता है अनीस के भाई को। अनीस के भाई से कहता है कि मैं 4 कत्ल कर सकता हूँ, 5वां तेरे भाई का होगा। इसके बाद अनीस का भाई इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर देता है, फोन काट देता है, सोचता है कि ऐसे ही कोई फ्रॉड है, ऐसे ही धमकी दे रहा होगा, डरा रहा होगा और फिर इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन एक शाम ऐसी आती है जिस दिन अनीस की मौत उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ, ये शाम होती है 20 नवंबर की। 20 नवंबर को अनीस अपने घर से निकलता है, चौराहे पर पहुंचता है। इतने में ही 2 बाइक सवार अनीस के सामने आते हैं और अनीस से बड़े ही अच्छे से, बड़े ही इज्जत से पूछते हैं कि भैया हमें इस जगह जाना है, इस जगह का एड्रेस बता दो। अनीस भी उन्हें बड़े अच्छे से एड्रेस बता देता है और फिर उसके बाद वो उससे कहते हैं कि भैया आप हमारे साथ थोड़ी आगे तक चलिए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, एड्रेस ढूंढने में हमें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ को मुड़ना है। इस पर अनीस कहता है ठीक है चलिए कोई नहीं, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। अनीस उनके साथ चलकर जाता है और फिर उसके बाद वो बाइक सवार उसे थैंक यू बोलता है, अनीस को बड़ी ही अच्छे से शुक्रिया कहता है और तुरंत अपनी जेब से तमंचा निकालता है, सीधे अनीस के माथे पर लगाता है और फायर कर देता है। अनीस वहीं के वहीं गिर जाता है। अनीस के सीधे माथे में गोली लगी हुई होती है, लेकिन अनीस उसके कुछ देर बाद तक भी जिंदा होता है और फिर उसके बाद वहाँ के लोग अनीस को देखते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अनीस को मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद सभी को लगता है कि कोई दुश्मनी होगी, लेकिन अनीस के घर वाले साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि कोई भी दुश्मनी नहीं है। अनीस मुंबई में रहकर फ़ोन करता था, वहाँ कोई दुश्मनी होगी तो वहाँ से तो कोई अनीस को मारने के लिए यहाँ पर आएगा नहीं। जिसके बाद पुलिस का दिमाग पूरी तरीके से ठनक जाता है, पुलिस का दिमाग घूमता है। पुलिस कहती है कि कहीं ना कहीं दुल्हन का भी कुछ ना कुछ मतलब पता करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के दिमाग में पिछले केसेस आते हैं, जैसे सोनम रघुवंशी का केस था, मुस्कान का केस था, ऐसे केस उसके दिमाग में घूमते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस रुखसार यानी अनीस की पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाती है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में और कॉल डिटेल्स में कनौजिया का नाम निकल कर आता है। जी हाँ, रिंकू कनौजिया का नाम निकल कर आता है। रिकॉर्डिंग्स में साफ तौर पर निकल कर आता है कि किस तरीके से रुखसार प्लानिंग बना रही थी। जी हाँ, रुखसार खुद अनीस की मौत की स्क्रिप्ट रिंकू कनौजिया के साथ मिलकर लिख रही थी और जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है, पुलिस का पूरा माथा घूम जाता है। अनीस के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप देखिए कि इस हत्यारन रुखसार का साफ तौर पर कैमरे के सामने क्या कहना है। घटना खारिज हुई है, कैसे क्या हुआ है कुछ बताएंगे? इस बारे में मुझे नहीं पता था साहब। हाँ, इस बारे में मुझे नहीं पता था, जब उसे गोली लगी तब मालूम पड़ा। नहीं क्या हुआ था, पूरा क्या हुआ था, कुछ है जानकारी आपको? बात कर लेने दीजिए दो। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। इस बारे में मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन ये पता है कि गोली नहीं इससे संबंध था तुम्हारा? पहले संबंध था? तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से अपनी बातों को बदलते हुए नजर आ रही है। कह रही है कि हमने अनीस को नहीं मारा है और जब इससे पूछा गया कि तुम्हारा रिंकू कनौजिया के साथ प्रेम प्रसंग था तो इसने साफ तौर पर कह दिया हाँ वो मेरा प्रेमी था। और फिर इसके बाद ये यहाँ से चलती बनी, पूरी तरीके से अभी भी ये साबित करना चाह रही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया और इसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं दिख रही है, ये बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो रही है। इसने मौत के घाट उतरवा दिया अपने पति को, उसके बाद भी इसे जरा सी शर्म नहीं आ रही है। अब आप सुनिए कि अनीस के पिता का क्या कहना है। मेरा लड़का बाहर खड़ा था, एक आदमी आया,
बोला रास्ता बता दो, वो बताया रास्ता, तो बोला नहीं थोड़ा और आगे से बता दो, तो 2 बीघा के आगे ले गया, थोड़ा अंधेरा था वहाँ, अब गोली मार दिया। अभी 8 दिन पहले शादी हुई थी, 2-3 छोकरे रेपी किए थे। हाँ, वो 2-3 दिन से वो पीछे पड़े थे लड़के। तो इससे पहले मतलब कहीं उनसे मुलाकात हुई थी लड़के से आपके? हमारे लड़के से कुछ नहीं है, हम लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, जैसे वो लोग जो पीछा कर रहे थे तो आप लड़के को बताया था उनके बारे में, कुछ नहीं बताया था? हाँ, सब लोग जानते थे, वो बारात में जितने थे साथ में वो सब लोग जानते हैं। ये देखो ये मजाक वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, जितने ड्राइवर थे 2-3 ड्राइवर थे साथ में, वो सब जानते हैं। हाँ। तो कितने लोग थे? 4 लोग। पहले तो एक ही था, फिर बाद में जब वो रेकी किए वो बारात आने में तो 4 लोग थे। जिसने गोली मारी है हाँ। वो आपके पतोहू का प्रेमी था? हाँ सर। ये सही है? हाँ, वो मोबाइल पे वो उसका फ़ोन नंबर चेक किया गया है। दोस्तों देखा आपने, अनीस के पिता की आंखों में एक तरीके से आंसू साफ दिख रहे हैं। उनका जवान बेटा, 25 साल का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके बेटे की और उनकी कोई गलती ही नहीं थी। उनके बेटे की तो बस इतनी गलती थी कि उसने इस लड़की से शादी की थी, इस लड़की का घर बसाया था, इस लड़की को वो अपने घर लेकर आए थे और इसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा अनीस ने कर दिया था। यही सबसे बड़ी गलती उसने कर दी। और अब इस खबर को जो भी सुन रहा है, इस घटना के बारे में जो भी जान रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। हर किसी के दिमाग में फिर से सोनम रघुवंशी दोहरा रही है, हर किसी के दिमाग में मुस्कान का केस निकल कर आ रहा है। आखिर सबका कहना है कि इन लड़कियों को हो क्या गया है। अगर ये किसी से प्रेम करती हैं, अगर इनका किसी से कुछ भी होता है तो ये पहले से ही क्लियर क्यों नहीं कर देती हैं? जिस इंसान की कोई गलती नहीं होती है उसे ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? जिस तरीके से अनीस को मारा गया, अनीस की कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से राजा रघुवंशी को मारा गया, जिस तरीके से मुस्कान के पति को मारा गया, इनमें से किसी की कोई गलती नहीं थी। सिर्फ बलि का बकरा बने। गलती थी तो सिर्फ इनकी पत्नियों की, जिन्होंने इन्हें मौत के घाट इस तरीके से उतरवा दिया। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अगर आप इस मामले पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।